पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए का पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। ये पॉलिटिकल मर्डर बंगाल की राजनीति के लिए कोई धब्बा इसलिए नहीं है क्योंकि बंगाल की राजनीति में पॉलिटिकल वायलेंस उस पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा है। बंगाल की राजनीति ऐसी है कि उस राजनीति में ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है ये सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि इसको सामाजिक तौर पर भी सपोर्ट और समर्थन मिलता आया है। बंगाल एक पूरे भारत का राजनीतिक लेवल पर यूनिक लेबोरेटरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बंगाल बाकी अन्य राज्यों के तहत एक अलग राजनीतिक मॉडल पे चलता है। उसका मॉडल जानना जरूरी है, तब आप समझेंगे कि बंगाल में ये जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए एक इंडिकेटर है कि ऐसे और इंसिडेंट बंगाल में होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल दूसरे राज्य में भारत के एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक वोटर होता है। वो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा, उसके कैंपेन और उसके प्रोमिसेस के बेसिस पर इलेक्शन में जाकर वोट करके वापस आ जाता है। लेकिन बंगाल में ये चीज़ नहीं है। बंगाल में कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर है, जहां पर पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी कैडर एक ऐसा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि वो पूरी सोसाइटी के अंदर हर एक स्थान पर इम्बेडेड है। बंगाल की राजनीतिक इतिहास को जानना इसलिए आवश्यक है आज इस मोमेंट पर, क्योंकि जो ये बंगाल में हादसा हुआ ये बंगाल की राजनीति के इतिहास से ही निकला है। बंगाल में जब मैंने आपको ये बात बोली कि कैडर बेस्ड पार्टी है, तो बंगाल के अंदर चीज़ को समझिए। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों ने कार्यकर्ता का एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है कैडर बेस्ड पार्टी का, जिसमें लोकल कैडर यानी कि लोकल कार्यकर्ता ग्रामीण लेवल, विलेज लेवल पर मार्केटों से लेकर, दुकानों से लेकर, स्कूल कॉलेजेस से लेकर सबसे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स क्लब तक इन लोगों ने अपनी प्रेजेंस बना रखी है। और ये पार्टी कैडर या कार्यकर्ता कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये बंगाल के अंदर पार्टी की आंख, कान सब कुछ है। ये पार्टी का मसल है। ये पार्टी के लिए वो काम करता है जिसमें वो पार्टी के लिए केवल लोगों को एकजुट कर कर सिर्फ इलेक्शन के दौरान लेकर नहीं आता, बल्कि पार्टी के बिहाफ पर पार्टी की विचारधारा को भी हर एक व्यक्ति तक लेके जाता है। पर सवाल उठता है कि बंगाल में आफ्टर ऑल ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई कि इतना यूनिक पॉलिटिकल कल्चर वहाँ पे क्रिएट हुआ। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे रेफ्यूजी उस समय बंगाल आए। जब वो बंगाल आए तो उनको बंगाल में ज़मीन चाहिए थी, उनको अनाज चाहिए था, उनको एक आइडेंटिटी चाहिए थी। इन तीनों चीज़ों के लिए उस समय ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए सारे रेफ्यूजीज़ ने राजनीतिक पार्टियों की और राजनीतिक सत्ता की ओर ही देखा। उस समय बंगाल में दो राजनीतिक विचारधाराएं बड़ी डोमिनेंट थीं, जिसमें एक कांग्रेस थी जिसने उस समय सरकार और सत्ता प्राप्त कर रखी थी, और दूसरी लेफ्टिस्ट थे जो बंगाल के अंदर इंटेलेक्चुअली बड़े पावरफुल थे। बंगाल के अंदर कांग्रेस और लेफ्टिस्ट्स के बीच में एक स्ट्रगल था। स्ट्रगल ये था कि जब इन रेफ्यूजीज़ को एक आइडेंटिटी चाहिए थी, जब उनको ज़मीन चाहिए थी, अनाज चाहिए था, तो लेफ्टिस्ट्स ने भी वो कोशिश करी और कांग्रेस ने भी वो कोशिश करी, और दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहा। और यहाँ पर दोनों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि जितने भी लोग बंगाल में हैं वो एक सर्वाइवल मोड में हैं, और इस सर्वाइवल मोड की राजनीति के लिए इन दोनों पार्टियों ने अपनी विचारधारा के तहत लोगों को एकजुट करने के लिए उस समय एक ऐसा गेम खेला जिसमें उन्होंने ये इंश्योर किया कि पार्टी कार्यकर्ता यानी कैडर ग्राउंड लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर लोगों से जुड़े और उनकी चीज़ों को फुलफिल करे। 1977 में जब वामपंथिक और लेफ्टिस्ट पार्टीज ने कांग्रेस को हटाकर बंगाल में सत्ता प्राप्त करी, उस सत्ता को प्राप्त करने के बाद जब 34 ईयर्स, अगले 34 साल 1977 से जब बंगाल में लेफ्टिस्ट पार्टियों ने अपना रूल बनाया, तो लेफ्टिस्ट पार्टियों ने एक चीज़ बहुत स्पष्ट समझ ली कि हमारा ऑब्जेक्टिव अब सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर सोसाइटी को कंट्रोल भी करना। लेफ्टिस्ट पार्टीज ने 2 पॉइंट की रणनीति अपनाई। सबसे पहला उन्होंने करा कि जो कार्यकर्ता यानी कि कैडर था उसको इस तरीके से पोजीशन करा
कि यदि कोई भी बंगाल का नागरिक अगर किसी भी स्टेट के अधिकारी से इंटरैक्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करेगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आप बंगाल के एक नागरिक थे 1970 के दशक में, 1970s में, और आपको अगर बंगाल की गवर्नमेंट से कोई सुविधा चाहिए थी तो आप गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकते थे। उन्होंने एक ऐसा मॉडल क्रिएट करा जिस मॉडल के तहत सबसे पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर, पार्टी कैडर को एक ऐसे स्थान पर पोजीशन करा कि आप उस पार्टी के व्यक्ति से मिलेंगे और वो व्यक्ति आपको सरकारी अधिकारी और सरकार के राजनेताओं से सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। चीज को समझिए, उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिस मॉडल में पहली बात एक कार्यकर्ता, एक पार्टी का काडर इतना स्ट्रांगली पोजीशन हो गया कि वो पार्टी कार्यकर्ता या काडर जो था आज वो आपको सरकारी सुविधाएं भी दिलवाता था। आपको ऑफिशियल्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से किसी प्रकार का एक्सेस चाहिए वो भी वो दिलवाता था। आपको सरकार की किसी स्कीम का कोई फायदा चाहिए वो भी वही दिलवाता था। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि पार्टी कार्यकर्ता इतने मजबूत कर दिए थे लेफ्टिस्ट पार्टीज और वामपंथियों ने कि उस समय ये पार्टी कैडर्स जो थे इनके पास सोशल कंट्रोल था, इकोनॉमिक कंट्रोल था, टेरिटोरियल कंट्रोल था। ये अपनी अपनी टेरिटरीज के लोकल छोटे छोटे गैंगस्टर्स थे क्योंकि इनके पास पूरी सत्ता थी और इनकी ताकत से बंगाल की राजनीति चलती थी और राजनीति इन लोगों को समर्थन देती थी क्योंकि इन्हीं के समर्थन से वो सत्ता में ही आ पाते थे और रह पाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात को समझिए, वामपंथिक पार्टी, लेफ्टिस्ट पार्टीज ने 1970s में जो दूसरा काम किया वो बड़ा घातक था। वो घातक इसलिए था और डेंजरस इसलिए था क्योंकि 1970s में बंगाल में लेफ्टिस्ट पार्टीज ने इंस्पिरेशन लिया चाइना से और उस चाइना के इंस्पिरेशन से उन्होंने एक नक्सलाइट मूवमेंट को जन्म दिया। इस नक्सलाइट मूवमेंट के तहत जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमें एक आर्म्ड रिवोल्ट, आर्म्ड रेवोल्यूशन करना है भारत में और खास करके बंगाल और बंगाल के आसपास के राज्यों में, तो उन्होंने गेम ये खेली कि वहां पर उन्होंने वायलेंस को इनकॉर्पोरेट किया। और यहां पर जब लेफ्टिस्ट विचारधारा के साथ ये नक्सलाइट वायलेंस का फ्यूजन हुआ, तब ये दोनों चीजें जुड़ी, इनके जोड़ से और अमेलगमेशन से बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर शुरू हुआ। और ये पॉलिटिकल वायलेंस के कल्चर से अब जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी अफेक्टेड पार्टी कांग्रेस थी क्योंकि कांग्रेस सत्ता खो बैठी थी 1977 में लेफ्टिस्ट्स की वजह से। और लेफ्टिस्ट्स को अब काउंटर करने के लिए कांग्रेस जो थी वो पहली बात इस वायलेंट कल्चर को अपनाना नहीं चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर के कुछ एलिमेंट्स थे जो चाहते थे कि अगर हमें पावर चाहिए और लेफ्टिस्ट को हटाना है तो उसका एक ही तरीका है कि हमें यही मॉडल अपनाना पड़ेगा। इस कारण से कांग्रेस के अंदर एक फूट हुई और उस फूट की वजह से ममता बनर्जी जो कांग्रेस की नेता थी वो निकलकर उसने एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया और उसने फिर वो यहाँ पर इस वामपंथिक मॉडल को अपनाने की कोशिश करी। सिंगूर हुआ, नंदीग्राम हुआ, दोनों ऐसे मॉडल्स थे जहां पर वही वामपंथिक मॉडल की टूल किट को ममता बनर्जी ने अपनाया और 2011 में उसने सत्ता प्राप्त करी। सत्ता प्राप्त करने के बाद ब्यूटी देखिए कि ममता बनर्जी ने सबसे इंपॉर्टेंटली किसी भी तरीके से लेफ्टिस्ट पार्टीज का ये जो काडर था, वामपंथियों का बनाया हुआ कार्यकर्ता मॉडल था, उसको डिसमेंटल नहीं किया, बल्कि ममता बनर्जी ने उस समय सोशल मोबिलाइजेशन करके 2011 में जब सत्ता प्राप्त करी, अपने कैडर के साथ उसने लेफ्टिस्ट कैडर को जोड़ लिया। और जब लेफ्टिस्ट पार्टियों का कैडर ममता के साथ जुड़ गया तो ममता की जो पूरी पार्टी का एक ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बंगाल में क्रिएट हुआ, उसमें लेफ्टिस्ट पार्टी के विचारधारा वाले डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता और डिसिप्लिन्ड कैडर ममता बनर्जी के कैडर से जब जुड़ गए तो एक चीज़ तय हो गई कि उस समय तक ये जो कैडर था ये समझ आ गया कि इसकी कोई विचारधारा नहीं थी, ये एजेंट्स थे, क्योंकि इन लोगों ने तुरंत ओवरनाइट लाल झंडा छोड़ के हरा झंडा अपना लिया। और जब ये हुआ तो ये ऐसे पावर सेंटर्स बन गए कि ये पावर सेंटर्स जो हैं अब इन्होंने पूरा कंट्रोल वापस से सोसाइटी में कर लिया। आज पश्चिम बंगाल के अंदर जब हम बात करते हैं दुर्गा पूजा की, आज जब हम बात करते हैं काली माँ के पूजा की, आज जब हम पश्चिम बंगाल में बात करते हैं फुटबॉल की, आज पश्चिम बंगाल में कोई यूथ का इवेंट होता है,
हर एक पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस इन सारी जगहों पर इसलिए होता है क्योंकि उनके काडर्स और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ग्रामीण लेवल पर वही ये मॉडल चलाते हैं। अब समस्या को समझिए। अब ममता का ये पूरा मॉडल राजनीतिक तौर पर क्रश हो गया जब ममता को पूरे के पूरे बंगाल में एक इलेक्टोरल डिफीट प्राप्त हुई 2026 के अभी चंद दिन पहले के चुनाव में। अब समस्या ये है कि ममता का ये पूरा कैडर जो है, जो पहले लेफ्टिस्ट पार्टी का कैडर जोड़ के ममता के अपने कैडर के साथ फ्यूज होके बना था, जो कि लाल झंडा छोड़ के हरा झंडा ममता का अपना चुका था, अब वो इस पॉइंट को लेकर बेकाबू हो रहा है, पागल हो रहा है कि क्या अब मैं हरा झंडा छोड़ के भगवा झंडा अपनाऊं। उसका कारण ये है क्योंकि भाजपा ने जब ये सत्ता प्राप्त करी तो भाजपा के पास अपने खुद के कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ताओं ने अपना प्रेजेंस बंगाल में पिछले लगभग 1 दशक से बनाया और उससे पहले का भी बनाया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उनका एक कार्यकर्ता और कैडर मॉडल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक कैडर बेस्ड, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। अब क्योंकि वो भी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है तो उसके अपने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ग्रामीण लेवल पर भी काम किया, बंगाल में भी काम किया, बंगाल के अपने कार्यकर्ता हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा ममता का और टीएमसी का कैडर था, इसके अंदर बेचैनी ये है कि अब ये जो भगवा कैडर है ये तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, क्या ये हमें अब्जॉर्ब करेंगे? आप चीज़ समझ रहे हैं मेरी? ये जो पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में हो रही है और जो आगे और बढ़ेगी, वो इसलिए बढ़ेगी क्यों? क्योंकि यहाँ पर गौर कीजिए कि ममता बनर्जी ने लेफ्टिस्ट कैडर को अब्जॉर्ब कर लिया था। तो लेफ्टिस्ट कैडर ममता के पास जब आ गया था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम अब इसलिए है क्योंकि बीजेपी का जो कैडर है वो ममता के कैडर को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ममता के कैडर को अब डर है, तृणमूल के कैडर को अब ये डर है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक कंट्रोल था, सोसाइटी का कंट्रोल था, क्लब्स का कंट्रोल था, फुटबॉल, दुर्गा पूजा, इन सब चीज़ों का कंट्रोल था, सरकारी स्कीमों का कंट्रोल था, सरकारी अधिकारियों का एक्सेस का कंट्रोल था, ये अब टूटने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी व्यक्ति को उसकी सत्ता से छीनेंगे और जो उसके पास ताकत है जब वो छीनेंगे तो वो ताकत इतनी इजीली जाने नहीं देगा, और वो ताकत जाने नहीं देगा इसीलिए वो बेकाबू होकर वायलेंस करेगा। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के साथ जो चीज़ हुई, उसके पीए के साथ वो यही चीज़ थी, और ये चीज़ आगे बढ़ेगी, मानिए इस बात को। क्योंकि यहाँ पर याद रखिए कि बंगाल के अंदर ये जो कैडर है ये इतने आसानी से सत्ता को अब छोड़ने नहीं वाला, उस पावर को छोड़ने नहीं वाला जो वो पिछले लगभग 40 सालों से एंजॉय कर रहा है। लेकिन कंपटीशन में जो भाजपा का कैडर है वो कतई ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा ये हरे और लाल झंडे वालों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ग्रामीण लेवल पर आप बंगाल में देखेंगे कि पॉलिटिकल वायलेंस का ये जो एक उदाहरण अभी मिला, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि ये आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे। और भूलिए मत, ममता ने तो ऑलरेडी एक कॉल दे दिया है कि हम अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे इन चुनावों को लेकर। तो ये गेम अब इंटरनेशनलाइज होने वाला है, और जैसे ही ये गेम इंटरनेशनलाइज होगा विश्व का डीप स्टेट वापस से एक्टिवेट होगा। अगर डीप स्टेट पे वीडियो चाहिए तो बताइएगा कमेंट में, अगले वीडियो उसी पे बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि चीज़ें अगर स्मूथ नहीं होने वाली, बट आई बिलीव इस वीडियो के बाद अगर आपको ये चीज़ की क्लैरिटी आ जाए कि यहाँ पर आफ्टर ऑल गेम क्या था और बंगाल में समस्या क्या है, आई थिंक इस राजनीतिक इतिहास को समझने के बाद बंगाल की राजनीति आगे कैसे अनफोल्ड होगी, अब आपको इस चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।